अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम मसले की, जहरीली शराब, जिसकी वजह से प्रदेश में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की मौत होती है। कुछ विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, कुछ अंधता के शिकार हो जाते हैं और कुछ जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का इस वक्त 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और ये कोई अभी से नहीं चल रहा है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार का एक बड़ा सिंडिकेट है। इस वक्त इस सिंडिकेट की हैसियत 10,000 करोड़ से भी अधिक की है और यह सिंडिकेट सिर्फ किसी एक जनपद में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में और शहरों में व्यापक रूप से मजबूत है, संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समानांतर शराब की इंडस्ट्री चला रहा है। तो ये शराब की इंडस्ट्री चलाने वाले लोग कौन हैं? शराब का पैरेलल सिंडिकेट चलाने वाले के पीछे कौन लोग खड़े हैं? हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आज इसलिए चर्चा होनी आवश्यक है कि आपने देखा होगा और खबरों में पढ़ा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जहरीली शराब से लगातार उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों की जान जा रही है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, अंधता के शिकार हो रहे हैं, अपाहिज और विकलांग हो रहे हैं। चित्रकूट में इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, जहरीली शराब के चलते 7 लोग मारे गए। इसके पहले प्रयागराज में आप सुना होगा 13 लोगों की मौत अकेले प्रयागराज में हुई। उसके पहले प्रतापगढ़, उसके पहले बुलंदशहर, उसके पहले बिजनौर और उसके पहले लखनऊ। कोई ऐसा जनपद नहीं बचा होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर इस तरीके से संगठित गिरोह चलाकर शराब का अवैध कारोबार न किया जा रहा हो। और ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि अच्छों की इस पे कितनी भी क्षमता लगा लें, कार्रवाई इन पे नहीं होती है। दिखावे के लिए आबकारी विभाग के कुछ अफसरों को या पुलिस प्रशासन के छोटे नुमाइंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो बहाल हो जाते हैं, वापस उसी काम में तल्लीन रहते हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है, वरना कोई कारण नहीं था कि तमाम लोग मारे जा रहे हैं और कोई भी कठोरतम कार्रवाई इस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है। यह सरकार कोई उदाहरण देने में विफल रही है कि उसने शराब सिंडिकेट को तोड़ने में, समानांतर अवैध शराब के इस गिरोह को तोड़ने में उसकी कोई दिलचस्पी है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि सरकार में बैठे कुछ लोग अवैध शराब के इस सिंडिकेट को संरक्षण देते हैं और इसके प्रमाण भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सार्वजनिक किए। जिलाधिकारी पत्र लिखते रहे लेकिन इस सिंडिकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव, इस विभाग में आबकारी आयुक्त और इस विभाग के मंत्री की ऐसा प्रतीत होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऐसा लगता है कि अवैध शराब वालों को के सिंडिकेट को आबकारी विभाग का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। और ऐसा कहने के पीछे मैं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला हूं। उन दस्तावेज को देखिए और स्वयं से निर्णय करिए कि आखिर इन लोगों को बचा कौन रहा है। मैं आपको 2 सितंबर का एक पत्र दिखाना चाहता हूं। 2 सितंबर 2020 यह पत्र है चित्रकूट के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी शेषमणि पांडे का। जिस जनपद में जहरीली शराब से कल 7 मौतें हुई, वहां के जिलाधिकारी ने 2 सितंबर को एक पत्र लिखा था आबकारी आयुक्त को और शराब के इस अवैध सिंडिकेट और उनके विभाग के डीईओ, जिला आबकारी अधिकारी और बाकी अफसरों की संलिप्तता का प्रमाण के साथ पत्र भेजा था। कब भेजा था? 2 सितंबर 2020। आज क्या है? 22 तारीख है। कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अगर समय रहते जिलाधिकारी के इस पत्र पर आबकारी आयुक्त और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई करती तो आज इन 7 जानों को बचाया जा सकता था और इस शराब के सिंडिकेट को तोड़ा जा सकता था। यह जिलाधिकारी चित्रकूट का 2 सितंबर 2020 का पत्र है। अगर सरकार चाहेगी तो यह पत्र मैं उन्हें उपलब्ध भी करा दूंगा। वैसे फाइलों में है यह पत्र मौजूद है और उसी फाइल की प्रति से हमारे पास पहुंचा है। इसका मतलब कि आबकारी विभाग में कोई लोग हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जो इस सिंडिकेट को चलवा रहे थे और उन्हें संरक्षण दिए हुए थे। अब यह बात प्रमाणित हो गई है। यह पहला पत्र है।
अच्छा, ये तो हो सकता है चलिए कि जिलाधिकारी का पत्र है, कि हो सकता है कि उनको कमीशन ना मिला हो इसलिए वो गुस्सा रहे हो और उन्होंने चिट्ठी लिख दी हो, या ये भी हो सकता है कि जिला आबकारी अधिकारी के साथ उनकी कोई अनबन रही हो इसलिए चिट्ठी लिख दी हो। ये एक एक्सक्यूज लिया जा सकता है। लेकिन दूसरा प्रमाण कि सरकार में बैठे लोग, पुलिस, प्रशासन, आबकारी विभाग और सरकार में उच्च पदस्थ लोग दागी अधिकारियों को और अवैध शराब के सिंडिकेट को बचा रहे हैं, दूसरा प्रमाण। यह लेटर हेड है बीजेपी के मानिकपुर चित्रकूट के विधायक आनंद शुक्ला का। इस पत्र में 2 विधायकों ने दस्तखत किए हैं, आनंद शुक्ला ने और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। चंद्रिका उपाध्याय इस वक्त इस सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री हैं और चंद्रिका उपाध्याय के साथ बीजेपी के चित्रकूट की पूरी लीडरशिप ने दस्तखत किए हैं कि ये जिला आबकारी अधिकारी शराब का पैरेलल सिंडिकेट चलाता है, इसको तत्काल हटाया जाए। ठीक, ये पत्र है। और ये पत्र कब लिखा गया है? 18 सितंबर को, डीएम के पत्र के 16 दिन बाद, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पत्र अब शासन के पास मौजूद है। शासन में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा गया कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दें, रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। तो ये 7 मौतें नहीं हैं, ये 7 हत्याएं हैं, ये मर्डर है। तो क्यों ना इस पर कोई कठोर कार्रवाई की जाए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार में बैठे अधिकारी, आला अधिकारी किसके इशारे पे शराब का इतना बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश के भीतर चला रहे हैं। और यह प्रमाण मौजूद हैं, और यह प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस सरकार के मंत्री स्वयं दे रहे हैं। यह हैरान कर देने वाला की बात है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मामला खुला तो जिस डीईओ को हटाने के लिए सितंबर से चिट्ठियां चल रही थी, अभी उसको कल सस्पेंड किया गया है, तब जब 7 लोगों की मौत हो गई। तो आखिर इस डीईओ को बचाने के पीछे कौन कौन सी शक्तियां लगी थी? मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठी के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर मुख्यमंत्री कार्यालय इसको फॉलोअप कर रहा था तो एक्शन क्यों नहीं करा पाया? क्या यह उनकी कमजोरी, लाचारी थी या फिर उनकी मिलीभगत? आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आबकारी आयुक्त को जब चिट्ठी लिख दी थी कलेक्टर ने, जिलाधिकारी ने, और प्रमाण उपलब्ध कराए थे, उसके बावजूद सितंबर में आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यह गंभीर प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की पैरेलल शराब इंडस्ट्री चल रही है, जिसको प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, नेता और माफिया मिलकर चला रहे हैं। कुछ बयान सुने आप। बनारस में और फिरोजाबाद में खुद अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार और संरक्षण देने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शराब माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि पुलिस पे हमला करके कई हत्याएं हो चुकी पुलिस वालों की, लेकिन सरकार खानापूर्ति करके कार्रवाई का नाम पे मुद्दे को भटका देती है और कोई प्रभावी प्रदेश भर में कार्रवाई नहीं करती। जहरीली शराब के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। आज चित्रकूट का आया है, उससे पहले प्रतापगढ़, प्रयागराज, अनेक जगह जहरीली शराब, और जिसका पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी व्यापक इसका प्रयोग, इस्तेमाल करने की भी संभावना है। तो सरकार कहीं ना कहीं, जो प्रशासन है, वहाँ के लोग जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं उनसे मिले रहते हैं, साठगांठ रहती है, उनसे पैसे लेन देन का हिसाब किताब रहता है, जिसके कारण ये सब घटनाएं होती रहती हैं। जहरीली शराब के जो माफिया हैं, कारोबारी हैं, उनके खिलाफ निरंतर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और पहले की तुलना में कमी तो बहुत आई है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की जहरीली शराब से प्रदेश में मौत होती तो हमारे लिए चिंता की बात है। और इसके जो भी दोषी होंगे उनको कठोर दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, और परिवार के प्रति सहानुभूति हमारी है। ये नियंत्रित करने के लिए सघन अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है।
तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मसला जनता से जुड़ा हुआ, इसलिए गंभीर, बहुत ही गंभीर डिबेट है ये। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, शादाब चौहान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कन्हैया लाल मौर्य लखनऊ में शराब एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और धर्मवीर भारती बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। तो भाई ओपी सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस शराब सिंडिकेट के को संरक्षण कौन दे रहा है आपकी सरकार में? प्रमाण उपलब्ध हैं और ये प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूं, ये प्रमाण आपकी पार्टी के पदाधिकारी, आपकी पार्टी के एमएलए और आपकी सरकार का राज्य मंत्री दे रहा है। आप तो उसकी भी नहीं सुनते हैं। इसका मतलब कि इस सिंडिकेट को कहीं बहुत ऊपर से समर्थन हासिल है। ब्रजेश जी, चित्रकूट की घटना निश्चित रूप से गंभीर घटना है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसमें अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। लेकिन यह भी सच है ब्रजेश जी कि जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार अवैध शराब माफियाओं, सिंडिकेट और ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। चित्रकूट की घटना में पहले क्या होता था, घटना घट गई, एसओ निलंबित हो गया, आबकारी इंस्पेक्टर निलंबित हो गया। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों को दी गई है और इस मामले में भी सीईओ, आबकारी अधिकारी, एसडीएम सहित 8 लोग निलंबित हुए। मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता। अगर मौत हुई है तो सस्पेंशन को मैं पर्याप्त नहीं मानता। लेकिन यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता ब्रजेश जी, और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन आपको भी पता है एक सीनियर एंकर के नाते कि देश में 2017 के पहले पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, शराब माफियाओं के सिंडिकेट और सरकारों का किस प्रकार से एकजुटता थी, गठबंधन था, उसका इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि आप पता करिए कि 2017 के बाद से आज राजस्व में 5 गुना की वृद्धि हुई है। सर, ये पत्र आपके पार्टी के चित्रकूट की पूरी बीजेपी की लीडरशिप, आपके 2 एमएलए, एक सिटिंग मिनिस्टर सरकार का लिख रहा है। ये मैं थोड़ी लिख रहा हूं। और आप 17 के पहले, अरे आपकी सरकार पर आपके ही लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके लोगों की सुनी नहीं जा रही है। चित्रकूट में इसमें जितने बीजेपी की लीडरशिप के हैं, आपके जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, ये सब आरोप लगा रहे हैं कि सिंडिकेट चल रहा है। ना। कहिएगा तो पत्र भिजवा दूंगा। नहीं, सिंडिकेट चल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, उन्होंने लिखा, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारों में सिंडिकेट चलते थे उसको बच्चा बच्चा जानता है। एक शराब माफिया परिवार और सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन को 2 सरकारों में आज भी पूछिए तो बच्चा बच्चा शायद आपको किसी ने बताया नहीं है कि वो परिवार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शराब वाला, वो आज भी उत्तर प्रदेश में वही लोग काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपको शायद बताया नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता उस परिवार का, क्योंकि वो बिजनेसमैन फैमिली है, लेकिन आज भी वही फैमिली काम कर रही है। का नाम बताइए। अरे भाई, ना देखिए, पहले क्या होता था, जो वर्षों से पुश्तैनी शराब का जो काम करते थे, ठीका उन्हीं को मिलता था। आज जो है आम आदमी घर बैठे ऑनलाइन जो है शराब का जो है ठीका पा रहा। और ऐसा नहीं है, देखिए जो दोषी हो रहे हैं उनकी संपत्तियां कुर्क करके, मुझे बस इतना बता दो कि ये दिया जा रहा है। आप अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और ये मुख्यमंत्री सचिवालय आबकारी विभाग को लिखता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब कि ऊपर से कहीं संरक्षण है। ओपी सिंह जी, ऊपर से संरक्षण है और इस सिंडिकेट का कोई संरक्षक ऊपर बैठा हुआ है जो इनको बचा रहा है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी बात तो सुनिए। अब वो जमाना लद गया जब आबकारी में लूटपाट होता था, खनन में लूटपाट होता था। सर, वो नहीं लदा जमाना, यही तो अफसोस है। ये चिट्ठी देखो, 2 दिखा रहा हूँ। चलो अच्छा, एक चिट्ठी खारिज कर दो, लेकिन ये देखो कलेक्टर की चिट्ठी। उत्तर प्रदेश, अरे सुन तो लो सर, एक कलेक्टर की चिट्ठी है और एक आपके मंत्री, विधायक
और पूरी बीजेपी लीडरशिप की चिट्ठी है जो कह रही है। मैं थोड़ी कह रहा हूं अभी जमाना नहीं लदा है बल्कि और मजबूत हो गया। अरे बिल्कुल मान रहा हूं मैं, आपकी चिट्ठी बिल्कुल सही होगी। तो फिर सर कैसे कह रहे हो आप? जो आपके पास चिट्ठी है ब्रजेश जी, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। अच्छा एक काम करते हैं, चलिए AK जैन साहब से पूछ लेते हैं। बहुत लंबे समय ये उत्तर प्रदेश में DGP रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, ये बेहतर बता पाएंगे कि ये शराब सिंडिकेट टूट क्यों नहीं रहा है। थैंक यू, जस्ट वेट। ऑलराइट AK जैन साहब का नाम बताइए। थैंक यू, जस्ट वेट। लेकिन इसके पहले क्या था? अरे आप भी उसी सिंडिकेट को चला रहे हो सर। ओके AK जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शराब सिंडिकेट का न टूटना, और शायद ही कोई जनपद हो जहां पर पुलिस वालों को या आबकारी को न पता हो कि अवैध शराब का धंधा कौन लोग करते हैं। हर पुलिस वाला जानता है, मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है। ये टूट क्यों नहीं पा रहा है, वो भी इतने स्पष्ट चिट्ठी लिखने के बाद भी? जो चित्रकूट की आपने घटना बताई है, मैंने भी सोशल मीडिया पे ये पत्र देखे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, किसी भी जिलाधिकारी के द्वारा जब भी लिखा जाता है शासन को कोई भी पत्र, तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान यही पाया है। विधायक मिनिस्टर लिख रहे हैं, चतुर सेन कोई डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, उसके खिलाफ करेक्ट इस पे तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए थी और कोई ईमानदार अधिकारी वहां पोस्ट होना चाहिए था। ये किस लेवल पर चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात इसकी कि बहुत सी जो बड़े अड्डे हैं उनकी जानकारी तो जिला पुलिस को, आबकारी के विभाग को रहती है। बहुत से ऐसे हैं जो तस्करी करके शराब चोरी छिपे लाई जाती है या नदी किनारे छोटी मोटी किसी ने खींच ली, उनकी बहुत सी की जानकारी स्थानीय पुलिस को और आबकारी को भी नहीं हो पाती है। जो गलत तरीके इस्तेमाल करके शराब को खींचते हैं, बेचते हैं, ये ज्यादातर मौतें उसी से होती हैं। अब ये बहुत दुखद है कि 7 लोग मारे गए हैं और इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, कभी प्रतापगढ़ में, कभी कहीं घटनाएं हुई हैं, कासगंज में तो शराब माफिया ने पुलिस पे अटैक किया। इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। इन सब की गैंगस्टर्स एक्ट में संपत्तियां बिल्कुल जब्त होनी चाहिए और बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए। थैंक यू सर। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और MLC हैं। बहुत स्वागत आपका सुनील जी। उत्तर प्रदेश में ये जो शराब सिंडिकेट है पैरेलल खड़ा हो चुका है और बेहद ताकतवर है। अभी मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए कि ये सिंडिकेट इतना ताकतवर है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय भी वो DEO को नहीं हटवा पाया। मामला जब मीडिया में आया, सार्वजनिक हुआ, तब जाकर आज कार्रवाई हुई। ये प्रमाणित करता है कि शराब सिंडिकेट का अवैध सिस्टम उत्तर प्रदेश में कितना ताकतवर है। देखिए ब्रजेश जी, जो प्रमाण आपने अपनी डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सामने रखे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, पूर्ववर्ती सरकार, क्योंकि इनके पास 4 साल में अपना कुछ गिनाने को नहीं है। और अभी भी जब आप इन्हीं के मंत्री के, इन्हीं के विधायकों के और इन्हीं की सरकार के नियुक्त DM के पत्र आप जब दिखा रहे हैं, तो फिर उनकी घिग्गी बंद गई, फिर नहीं बोल पा रहे हैं। जब आपने बता दिया वही सिंडिकेट अभी भी चल रहा है, और ये बराबर का मामला नहीं है, ये सरकार से बड़े लोग हैं। अब मंत्री अगर शिकायत कर रहा है तो मंत्री से बड़ा कौन है? फिर तो मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के संरक्षण पे अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। और हम तो आरोप लगा रहे हैं, और आपके मंच से आरोप लगा रहे हैं कि एक जगह की घटना हो तो हम मान लें। प्रयागराज में 21 नवंबर को 6 मौतें, लखनऊ में 13 नवंबर को 6 मौतें, फिरोजाबाद में 17 नवंबर को 3 मौतें, बागपत और मेरठ में 10 सितंबर को 9 मौतें, कानपुर में 12 अप्रैल को 2 मौतें, बुलंदशहर में जनवरी 2021 में 5 मौतें, बाराबंकी, प्रतापगढ़, बिजनौर, प्रयागराज और कासगंज। मतलब कितने, आप सच कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का शायद कोई जिला होगा जहां जहरीली शराब का व्यापार योगी सरकार न करा रही हो। ये वो जिले हैं। आपने कहा कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। मैं इसी को आगे जोड़ रहा हूं ब्रजेश जी। इन सभी हत्याओं को अगर आप जोड़ लें प्रदेश की,
तो योगी सरकार में कच्ची शराब, अवैध शराब के नाम पर यह नरसंहार कर रही है योगी सरकार। कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आप बाराबंकी कार्रवाई करते हैं तो प्रतापगढ़ हो जाता है, प्रतापगढ़ कार्रवाई करते हैं तो प्रयागराज हो जाता है। इसका मतलब सरकार का दबाव नहीं है। डीएम के पत्र का आपने क्या किया? पूर्व डीजीपी सही कह रहे थे, अगर डीएम के पत्र पर सरकार गंभीर नहीं है, सरकार अपने मंत्री के पत्र पर अगर गंभीर नहीं है, तो सरकार किस नशे में है? ये पत्र से स्पष्ट है कि उस फिर डीईओ सरकार को कर बचाया क्या रही गया है? है, क्योंकि मुख्यमंत्री 18 सचिवालय तारीख क्या को ये कर रहा पत्र है? और मुख्यमंत्री सचिवालय से उनका मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव लिखते हैं कि इसकी जांच करके इसकी आख्या उपलब्ध कराएं। आज तक वो आख्या नहीं उपलब्ध कराई गई। या तो मुख्यमंत्री सचिवालय की सुनी नहीं जा रही है, और या जो अधिकारी हैं वो उनसे बड़े ताकतवर हो रहे हैं, और या तो फिर ये सब मिले हुए हैं। ब्रजेश जी, इस सरकार के सामने अधिकारी बहुत बड़े हैं, और अगर सरकार में थोड़ी भी हिम्मत या पावर होती तो 4 साल में एक काम तो जमीन पे उतार देते जी। क्योंकि केवल टेलीविजन पे, अखबारों में कह देना, काम पर डिबेट हम लोग किसी और दिन आप कर देखिए लेंगे। ना कि किस तरीके से सरकार चल रही है। धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के नहीं, ठीक बात है, हम तो इसी कच्ची शराब पे हैं। करेक्ट। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। धर्मवीर जी मेरे साथ मौजूद है। धर्मवीर जी, ये घटनाएं बहुत परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, क्योंकि हर हफ्ते कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं जहरीली शराब से मौतों की आती हैं, जिसमें अधिकांश तौर पर हम पाते हैं कि गांव गरीब, मजदूर, खेतिहर, बेरोजगार, गरीब लोगों की मौत होती है, और उनकी मौत को कोई मौत नहीं मानता है, बल्कि उसको एक हादसा मानकर चीज़ों को दफन कर दिया जाता है। दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, 1 महीने बाद वो बहाल होकर वापस उसी नौकरी में पहुंच जाते हैं, और ये सब कुछ खुलासे भी बहुत हैरान करने वाले हैं। ब्रजेश जी, जब सरकार संवेदनशीलता की हदों को पार कर दे तो क्या परिणति होगी प्रदेश में, जनता के साथ में? ये पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। और आज आपकी जो डिबेट है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर है। अभी सुनील भाई बता रहे थे कि सैकड़ों जाने, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो मेरठ का मामला हो, कासगंज का हो, लखनऊ का हो, चित्रकूट का हो, आगरा का हो, गाजियाबाद का हो, सैकड़ों जाने जा चुकी हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक सरकार का पटवारी भी, एक छोटा नीचे का पटवारी भी एक सरकार होता है। जब सरकार में बैठे हुए जिला अधिकारी के पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, माननीय मंत्री के ऊपर पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, विधायक के पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो इसका मतलब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें स्वयं पंचम तल मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग इन्वॉल्व हैं, और वो माफिया इन्वॉल्व है जो अवैध वसूली करके इनके घरों को भरने का काम कर रहा है। आज परिस्थितियां ये हैं कि ये सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से और जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इन्होंने उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया, ये बताएं। ये चित्रकूट की घटना पर भी बताएं, और जो पहले घटना घटित हो चुकी हैं, चाहे वो कासगंज की है, आगरा की है, मेरठ की है, कितने अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने जो है संपत्ति कुर्क करने का काम किया, उनकी जब्त करने का काम किया, कितने अधिकारियों को जेल भेजा। ये सरकार लीपा पोती पर उतर आई है। आज 4 साल के जश्न में सरकार डूबी हुई है। ये खोखले नारे, खोखले वादे करके जी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके पास में कोई योजना नहीं है। जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त हैं, और अवैध वसूली और हत्या पर हत्या हो रही है प्रदेश में। ये रावण राज है, गुंडा राज है, ये कौन सा राम राज्य है? जरा बताएं बीजेपी के लोग। जी ऑल राइट। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। उमाशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सिंडिकेट इतना ताकतवर है, इतना प्रभावशाली है, इतना रसूख और पैसे वाला है कि मंत्री लौट गए, विधायक लौट गए, पूरी बीजेपी का जिला इकाई लौट गई और रोंवा टेढ़ा नहीं कर पाए उनका? कार्रवाई कब हुई? जब अभी कल जब 7 लोगों की मृत्यु हुई। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से बेहद गंभीर, और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं चिट्ठी दे सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, मैंने फाइल से ही मंगवाई है। जी, ये बेहद गंभीर विषय है, और आपने जिस तरीके से सरकार के चेहरे को बेनकाब किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों ने इस सरकार की हकीकत समझी है।
जब सरकार संवेदनहीन हो जाए और अपनी ही बातों पर बेशर्मियत का चादर ओढ़ ले, फिर कुछ बचता नहीं। और उतनी ही बेशर्मी से ये कह दिया जाए कि आप पहचान लो यही राम राज्य है, फिर क्या बचता है ब्रजेश जी। स्वयं योगी जी ने ये बात कई बार कही, हर मौत के बाद, और इसमें तमाम साथियों ने जिलों के नाम बताए, कोई जनपद अछूता नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर क्षेत्र भी, वहां भी जहरीली शराब से मौतें हुई, वो भी अछूता नहीं। तो जब इन सारी मौतों के बाद योगी जी ने एक बात कही कि गैंगस्टर लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी, पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा और डीएम एसपी इसके जिम्मेदार होंगे। ब्रजेश जी, एक भी जिले के डीएम एसपी पर कार्रवाई, डीएम की गरीब की क्या गलती? मैं तो कहता हूं डीएम, और जबकि डीएम हटा दिया गया जी, इस चिट्ठी लिखने के बाद वो जिलाधिकारी ही हटा दिया गया, डीईओ तो छोड़ दो। अब मतलब हैसियत देखिए सिंडिकेट की, कलेक्टर हटवा देते हैं ये लोग। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी 3 साल से इस विभाग में कुंडली मार के बैठे हैं, अब और आबकारी आयुक्त हैं पी गुरु प्रसाद जी, इटावा और प्रयागराज के कलेक्टर वगैरह भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहे हैं। क्या ऐसी खासियत है कि इतनी घटनाओं के बाद भी सरकार इन्हीं 2 अफसरों पर आश्रित है? अब थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो रहा है इन दोनों अफसरों की कार्यपद्धति पे। देखिए ब्रजेश जी, अगर पूरा सब कुछ देखा जाए तो ये जो अपर मुख्य सचिव इन्होंने बनाए, चुन चुन के बनाए हैं। चाहे वो अवनीश अवस्थी जी को हम लोगों ने देखा हाथरस के मामले में उनकी भूमिका, चाहे संजय भूस रेड्डी जी की इस मामले में देखिए, देवरिया शेल्टर हाउस के मामले में रेणुका कुमार जी का देखिए, इन्होंने चुन चुन के नवरत्न चुने हैं। और मैं अभी जैन साहब को सुन रहा था, मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, ये जो कच्ची शराब पीछे तमाम जगह बना के लोग मरे हैं, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन बाकायदे सरकारी ठेके पर जहरीली और ये नकली शराब बेची जा रही है। लखनऊ में जो मौत हुई, प्रतापगढ़ में जो मौत हुई, प्रयागराज में जो मौत हुई, वो मौतें सरकारी ठेके से नकली शराब बेचने के कारण हुई थी। और जो ओवर रेटिंग का काम होता है इन ठेकों से, उसने तबाही मचा दी है। वो थाने का बीट इंस्पेक्टर से लेके एसपी, सीओ, डीएम, आबकारी, सारे लोग वसूली कर रहे हैं और किसको भेज रहे हैं वाले तो ये ओपी सिंह जी जानते हैं। वो तो गरीब लोग हैं, उनको आज सस्पेंड करोगे 1 महीने बाद बहाल हो जाएंगे। अच्छा, मजेदार बात ब्रजेश जी, लास्ट बात मैं बोल दूं जी, अगले राउंड में बोल देना, अभी बोल दें, भूल जाऊंगा। लॉकडाउन में ये भाजपा के नेताओं ने, आपने देखा कितने वीडियो और फिल्में वायरल हुई कि ये लोग अपनी गाड़ियों से शराब बेच रहे थे, भाजपा के नेता। थैंक यू। शादाब चौहान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई शादाब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जहरीली शराब से मौतें कोई नई नहीं है, लगातार चल रही हैं। सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई करने से हिचक क्यों रही है? आपको कारण क्या लगता है? ब्रजेश जी, जैसे सभी हमारे साथियों ने बताया कि कोई जिला नहीं बचा और योगी सरकार में भी 200 के करीब लोगों ने जानें गंवाई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सरकारों में भी पैरेलल सिंडिकेट चलता था जहरीली शराब का, इसमें भी चलता है। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो इस तरह का कार्य करते हैं वो इतने ताकतवर हैं कि सरकारें, चाहे मुख्यमंत्री समाजवादी का हो, चाहे मुख्यमंत्री भाजपा का हो या बसपा का हो, उनके कदमों में झुका रहता है और उसी की आड़ में फिर बाकी अधिकारियों को झुकना पड़ता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के दबाव में ही काम करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर ये मौतें साजिशन हो रही हैं तो ये नए किस्म का आतंकवाद पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, नए किस्म का आतंकवाद जिसमें साजिशन, हत्याएं हो रही हैं। किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, 10 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मेरा मुद्दा यह है कि योगी जी को नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि वे तो उनको आइडियल मानते हैं ना। उन्होंने शराब बैन किया क्योंकि आतंकवाद एक नए किस्म का फैल रहा है और जितनी घटनाएं, सड़क दुर्घटना, महिलाओं से बलात्कार, रोड एक्सीडेंट, गृह कलेश, सब के सब शराब की वजह से हो रहे हैं। क्यों ना योगी जी मोदी के बता रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं शराब से, ओपी सिंह बता रहे थे। ये सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जनता को बर्बाद कर दे रहे हैं। लोगों के घर में कलेश हो जाए, बलात्कार की घटना हो जाए, लग जाए। नहीं ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें सच बोलेगा, सरकार में डीएम ने लेटर लिख दिया, अब वो अपराधी हो गया, उसके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, उसको कहा जाएगा ये तो अपराधी है। नोएडा के एक ने लिख दिया था, जो व्यक्ति सरकार से सवाल करेगा या तो देशद्रोही है, या वो गद्दार है, या उस व्यक्ति ने कोई घोटाला किया है। सब दूध के धुले मुख्यमंत्री कन्हैया लाल मौर्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में शराब एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं।
भाई मौर्य जी, आप लोग तो करोड़ों रुपया लाइसेंस वगैरह भर के सभी नियमों का पालन करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, शराब बेचते हैं, सरकार को भी कमा के देखते हैं। पर आप मुझे बताइए कि ये पैरेलल जो सिंडिकेट है शराब का, ये कितना ताकतवर है भाई कि कार्रवाई ही नहीं हो पाती है? मैं तो हैरान हूँ। देखिए विजय जी, जो सिंडिकेट है सरकार उसको तोड़ने के लिए ये फुटकर नीति लाई है। पहले जो नीति चल रही थी, जो बरसों से जो एक दूसरे जो है सिंडिकेट चला रहा था, जो दसियों साल से काम करता था, लेकिन सरकार ने जो है इसको सिंडिकेट, माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो वो सिंडिकेट को उन्होंने तोड़ दिया। फुटकर दुकानदार आए और उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। अब सिंडिकेट क्यों नहीं टूटा, क्यों नहीं, लेकिन कार्रवाई तो हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी साल से जुड़े हैं, 15-20 साल से जुड़े हैं हम, तो हम देख रहे हैं जब कार्रवाई इस समय जितनी ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा शराब पकड़ी जा रही है, कभी पिछले कई सालों में इतनी शराब और इतने अपराधी और धरपकड़ कभी नहीं हुई है। अब हालांकि ये अभी पंचायत चुनाव का कार्यक्रम चालू हो गया है, इस समय अभियान बहुत तगड़ा चल रहा है। हम लोग एक एप्लीकेशन किसी अधिकारी को देते हैं, आपका विभाग को, कि यहाँ पे इस तरह की जरूरत है, तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसी कोई वो गलत धारणा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े ही बेहतरीन और आप बड़े रिसोर्सफुल पर्सन हैं कि आप इधर चिट्ठी देते हैं, उधर कार्रवाई हो जाती है। मैं तो आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। हम तो शिकायत करते हैं जहां हमारी दुकानों के पास, जहां एरिया में चिन्हित है। एक सेकंड सुन तो लो जहां जी, बीजेपी के विधायक और मंत्री को चाहिए कि वो मौर्य जी से संपर्क करें। अगर इनके माध्यम से चिट्ठी जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं तत्काल कार्रवाई। देखिए हम लोग लाइसेंस लेके चला रहे हैं, हम लोग 34,500 करोड़ का जो टारगेट पता नहीं आप पे कौन सा लाइसेंस है जो विधायक मंत्री पे नहीं है, उसको पूरा कर रहे नहीं। हम लोग को जहाँ पे घाटा होता है या जहाँ पे कमियां हो जाती हैं, जहाँ पे अवैध शराब बिकती है, जहाँ होती है, तो हम अच्छा, आप चिट्ठी देते हो तो कितने दिन में कार्रवाई होती है? कार्रवाई हम लोग को लगता है कि हमारी दुकान के आसपास या किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है या कोई अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, हम लोग अपने अधिकारियों को अवगत कराते हैं। कितना टाइम लेते हैं वो लोग एक्शन लेने में? वो लोग हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तुरंत कार्रवाई चाहते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत हो जाती है। हाँ, तुरंत होती है। अब एक सेकंड तसल्ली करो, ये 2 सितंबर को डीएम ने चिट्ठी लिखी, गरीब पे उल्टा कार्रवाई हो गई, लाइन हाजिर हो गया, यहाँ विशेष सचिव है लखनऊ में। लेकिन सर और सुन, रुक जाओ, तसल्ली। और ये विधायक हैं आनंद शुक्ला और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री हैं चंद्रिका उपाध्याय, ओपी सिंह के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं उपाध्याय जी। ये चिट्ठी लिख के कलम टूट गई गरीब की, पर इन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इन दोनों से कहूंगा कि आपसे संपर्क करें, लेकिन आबकारी विभाग हमारा ये मानना है कि जितनी कार्रवाई इस समय हो रही है, निश्चित आपसे संपर्क करें, हम लोग के व्यापार पे असर पड़ता है। जहाँ कार्रवाई होती है तो हम लोग बीजेपी के जितने विधायक और मंत्री जिन पे आबकारी विभाग पे कार्रवाई न हो रही हो, मौर्य जी से संपर्क करें। मैं तो अनुरोध करूंगा मौर्य जी आपके चैनल के माध्यम से कह दें कि किसको भी समस्या हो रही है, आई एम रेडी। देखिए हम देखते हैं फिर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। एक सेकंड तसल्ली, हम लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, हम लोग ये 120 डिबेट। एक सेकंड मौर्य जी, सख्त तसल्ली। जी। वीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेन जी, ये पत्र बड़ा हैरान करने वाला है, ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं कहता हूं कि इतना ताकतवर ये सिंडिकेट कैसे हो सकता है कि सरकार कार्रवाई से परहेज कर रही है? और क्या कारण है कि संजय भूस रेड्डी पर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण है कि पी गुरु प्रसाद पर कोई कार्रवाई नहीं होती? इतना लाडले क्यों हैं ये सरकार के, जबकि आरोप और इल्जाम स्पष्ट हैं? देखिए, यही सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अधिकारी की शिकायत ना करो। विधायक और मंत्रियों की हैसियत बहुत ज़्यादा शासन में अच्छी नहीं बताई जाती और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, और यही वजह है कि अधिकारी इस बात को जानते हैं कि विधायक और मंत्री विरोध करके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शराब के जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, खासतौर से ये चित्रकूट और बांदा का ये जो इलाका है, ये चतुर सेन अपने नाम के अनुरूप बेहद चतुर है, और इन्होंने इनकी चतुरता से साथ जाने जा चुकी हैं जहरीली शराब से। ओवर रेटिंग से करोड़ों रुपया बुंदेलखंड में वसूला जा रहा है शराब की बोतलों पर, और वो पैसा ऊपर तक जाता है, ये हर आदमी जानता है। इसीलिए चाहे विधायक चिल्लाए चाहे मंत्री, उसकी बात शासन में अधिकारी नहीं सुनते हैं। इन बेईमान और भ्रष्ट अफसरों को पैसे के बदले संरक्षण मिलता है। पी गुरु प्रसाद और संजय भूस रेड्डी के कार्यकाल में बुलंदशहर, कानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, लखनऊ, इलाहाबाद, चित्रकूट 200 से ज़्यादा मौतें अब तक करीब हो चुकी हैं लोगों की। लेकिन सरकार पर ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि सरकार के लिए रेवेन्यू महत्वपूर्ण है, वो उसको अगर उसके बदले में कुछ जाने जा रही हैं तो जाए। सबसे बड़ी बात यह है
कि सरकार क्या अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना चाहती है, और अगर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगती है तो नुकसान किसका है? देखिए, अधिकारियों के लिए बहुत मोटी कमाई का साधन है शराब, और ओवर रेटिंग और नकली शराब और हरियाणा की शराब, तस्करी से शराब उत्तर प्रदेश में ट्रक का ट्रक पार करा दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये मौतें इसीलिए हो रही हैं, और सरकारें कार्रवाई कर देती हैं, निलंबन कर देती हैं, बात आगे बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि आबकारी के साथ साथ पुलिस महकमा भी इसमें जिम्मेदार है। किसी इलाके में पुलिस की बिना जानकारी के कच्ची शराब नहीं बन सकती, और सिपाही जरूर जानता होगा, भले इंस्पेक्टर को पता रहे या ना रहे, वो पैसा लेता होगा महीने का। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कार्रवाई करना चाहती लेकिन अधिकारी गुमराह कर देते हैं, जिससे सरकार बदनामी से डर जाती है और अधिकारी की बात मान लेती है। और योगी सरकार में यही हो रहा है। ये अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अपने विधायकों और मंत्रियों की बात को इग्नोर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अधिकारियों के हाथ में ऐसी चुंगल में उनके फंसी है कि ये उसके अलावा कुछ देख नहीं पा रही है। नहीं, मुझे तो बड़ी सिंपैथी हो रही है बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, मंत्री हैं, बेचारे चिट्ठी लिख लिख के कलम टूट गई उनकी। मंत्री चिट्ठी लिख रहा है, अच्छा सामूहिक दस्तखत कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे एक पेपर पे दस्तखत कर रहे हैं, अब तो हटा दो, तब भी नहीं हटाया। भाई, भ्रष्टाचारियों को सरकार के अधिकारी संरक्षण देते हैं, सरकार चाह कर भी उनको नहीं हटा सकती। अच्छा, अलग अलग कलम से दस्तखत किया, ऐसा भी नहीं कि एक कलम से दस्तखत और कर अधिकारी ये जानते हैं कि विधायक जी हमारा कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, आप देखिए, जिस लॉकडाउन में इस देश में चाय छुप छुप कर बेची गई हो और शराब खुलेआम बेची गई हो, उस देश में अधिकारी क्या क्या विचित्रता करा दे, फैसले करा दे, क्या आप उम्मीद करते हैं? यहाँ तो साहब इस प्रदेश का जिस तरह से अधिकारियों ने लूटपाट की है, जिस तरह से दोहन किया है, वो लोगों के सामने है। भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। बीजेपी संगठन और विधायक ये सब लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, लेकिन वो जानते कोई सुनने वाला नहीं है। वो जाके शिकायत करें तो करें कहाँ? आज आबकारी में कच्ची शराब से तमाम मौतें हो रही, पूरे प्रदेश में हो रही, लेकिन आबकारी मंत्री की क्या स्थिति है? आबकारी मंत्री की अपने प्रमुख सचिव पर ज़्यादा कोई चलती नहीं है। और ये गुरु प्रसाद, ये माठा गुरु हैं, ये कोई छोटे मोटे गुरु नहीं हैं। दक्षिण भारत के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में जो नाम कमाया है, उसमें एक नाम गुरु प्रसाद भी हैं। भाई देखिए, पूरे लॉकडाउन में 3 महीना कोई वाहन नहीं चला, और गुरु प्रसाद के वाहन 1-1 लाख उनके वाहन किलोमीटर चलते रहे, उनका पैसा जाता रहा। 3-3 कार्यालय लखनऊ में खोल रखे हैं, उसका पैसा जाता है। जनता के धन की तमाम बर्बादी है। एक अफसर के 3 ऑफिस हैं, तमाम गाड़ियां चलती हैं, तमाम पैसे की बर्बादी है। अच्छा, ये कन्हैया लाल जो बैठ के फालतू में बोल रहे हैं, इनको कुछ पता है? इनको जिलों का हाल चाल कुछ पता नहीं है। अभी ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारी फीस वापस करो। ये क्या तो कह रहे थे कि इधर चिट्ठी दिया, उधर कार्रवाई निकलती है। ये बांसुरी वादन कन्हैया बन के कर रहे हैं सरकार के लिए। ये उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये आज ही किया था इन्होंने। क्या कह रहे थे? और इनकी फीस मांग रहे हैं वापस, कि बिक्री नहीं हुई, कोरोना काल में फीस जमा हुई, बर्बाद हो गए, लुट गए। आज तो मौर्य जी का वीरेंद्र से सामना हो गया। नहीं, हम तो इनको सोचे थे कि कुछ सही बात करेंगे, लेकिन आज मौर्य जी आपको लखनऊ में बैठे हो, एसोसिएशन है, जी जल्दी पहुंच जाते हो, अपनी बात कह लेते हो। लेकिन देहात में क्या शराब की दुकानें टाइम से पहले खोल कर शराब नहीं पिछवाड़े से बेची जा रही है, या देर रात तक नहीं बेची जाती, ओवर रेटिंग नहीं होती? जहरीली शराब से जिनके बच्चे मर जाते हैं, लखनऊ में, मलियाबाद में, बंथरा में, कितना आपने देखा है जी। तो तकलीफ एक एक आदमी की बहुत बड़ी है। गरीबों का खैर कोई 75 वैसे नहीं है। बहरहाल आज जी वीरेंद्र जी, सरकार के अधिकारी जो चाहें वो करें। भाई, उनके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में नियम कानून बनाने की शक्ति है। ये सरकार अफसरों के हवाले है,
भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक निराश हैं। अब उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि जनता कुछ जवाब दे। चलिए, चित्रकूट में जो मरे हैं लोग कच्ची शराब से, वो अफसरों के अहंकार से भी मर रहे हैं। अभी बांदा में भी होगा, वहाँ का भी डीओ ओवर रेटिंग कराता है कि सत्ता में रहने की अभी दरकार किसकी है, और चाल चलन से समझ जाएं कि सरकार किसकी है। और लाशें कई गिर चुकी हैं, अभी गिरना कई बाकी हैं, और अफसर बता रहे हैं कि उन्हें खून की दरकार किसकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारी खुद परेशान हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, और ये तकलीफ भरी चिट्ठी है, उसी पार्टी से आप भी बिलोंग करते हो जिससे वो करते हैं। अगर वो अपने जनपद की कोई समस्या लखनऊ तक पहुंचा रहे हैं, सामूहिक रूप से पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो बहुत पीड़ा में होंगे, बड़ी परेशानी देख रहे होंगे, एम्बैरेसमेंट झेल रहे होंगे, भ्रष्टाचार सामने सामने देख रहे होंगे, तभी तो चिट्ठी लिख रहे हैं ना। तो सरकार का क्या फर्ज बनता है, आप मुझे बताओ। ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा, लेकिन ये जरूर है कि इस सरकार में विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, अगर उसकी शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर अधिकतम में कार्रवाई होती है। इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये आपके डिबेट के माध्यम से आम लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार के संज्ञान में आएगा और इसकी जांच होगी और इसके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, मैंने कहा कि यह गंभीर समस्या है। दूसरी बात, मैंने कहा कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही हुई। तीसरी बात, हमारे बसपा के साथी पूछ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अब तक जो है शराब के मामले में जो भी घटनाएं घटी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको ये बताइए कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई किया। आप बताइए, एक सेकंड, पर आप मुझे बताइए, क्या संजय भूसरेड्डी सस्पेंड किए गए, एक नेता चला, क्या पी गुरु प्रसाद सस्पेंड किए गए, क्या आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री पर कोई कार्रवाई हुई, क्या योगेश शुक्ला पर कोई कार्रवाई हुई, क्या अपर आबकारी आयुक्त पर कार्रवाई हुई? अगर हुई तो स्पष्ट कर दीजिए। ये प्यादों पर कार्रवाई करके आप कार्रवाई का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। नहीं, ब्रजेश जी, एक बात सुनिए, आपने जिसका नाम लिया, भूसर रेड्डी जी का नाम लिया, चाहे गुरु प्रसाद का नाम लिया, मैं किसी XYZ किसी का भी नाम लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतवर्ष में पहली सरकार है जहां IAS IPS 81 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सेवा मुक्त किए गए। मणिलाल पाटीदार को भी देखा हम लोगों ने, DM हाथरस को भी देखा, अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, को भी देखा, ऐसा नहीं है, को भी देखा, खिलाफ कार्रवाई। एक सेकंड, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2000 सरकार के बाद आज की परिस्थितियां शराब के मामले में बदली। एक सेकंड, ओपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है, क्या, अरे भाई, मेरे सवाल चड्ढा, मेरे सवाल ले लो। मेरा सवाल ये, क्या आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रति इतनी भी सहानुभूति नहीं है कि आप अफसोस के दो लफ्ज बता सकें? वो बेचारे चिट्ठी लिखते लिखते कलम टूट गई उनकी। मैंने कहा कि चाहे वो हमारा मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या इस प्रदेश का आम नागरिक हो, अगर उसकी शिकायत सही है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई होगी, ये पेपर कहां दबा रहा और क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन एक चीज है, अनुभव क्या कहता है कि किस प्रकार की एक्शन लिए जाने चाहिए, कैसा एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त में इस प्रकार की घटनाओं को कम कर सकें या रोक सकें, तो बहुत बेहतर होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारों में मैंने कार्य किया, कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार नहीं चाहती है कि जहरीली शराब पी के मौतें हों। वर्तमान सरकार का भी रुख मैंने देखा है। कासगंज में एक सिपाही की हत्या कर दी थी, आपने पढ़ाई होगा कि दो उसमें हमलावर जो है वो मुठभेड़ में मारे गए जी। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, पर जमीनी स्तर पर, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके, ऑल राइट। एक मिनट ओपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है, क्या आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रति इतनी भी सहानुभूति नहीं है कि आप अफसोस के दो लफ्ज बता सकें? वो बेचारे चिट्ठी लिखते लिखते कलम टूट गई उनकी। मैंने
क्या हकीकत है, क्या कहाँ पे पुलिसकर्मी, कहाँ पर एक्साइज कर्मी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि तहसील, जिला पुलिस और एक्साइज इनकी ज्वाइंट टीम्स बने, इंटेलिजेंस कलेक्शन हो और उस पर छापे डाले जाएं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हों। ये लगातार जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तब छापे डाल दिए, होली आ रही है छापे डाल दिए, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा, कुछ जिलों में बाराबंकी वगैरह में जो लोग शराब खींचने के धंधों में लिप्त थे, ड्रग्स में थे, उनको मधुमक्खी पालन के काम, कुछ और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के उनको तरीके बताए गए हैं और मुझे बताया गया है कि गांव के गांव इसमें खिंचनी शराब बंद हो गई है उसकी वजह से। ये भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है और सरकार की तरफ से ये भी प्रयास होने चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, चाहे मनरेगा में हो चाहे किसी में हो, कि जो लोग इसमें पुश्तैनी रूप से कार्य कर रहे हैं उनको जो है अन्य धंधों में लगाया जाए, उनको लोन्स दिए जाएं, उनको कुछ किसी और कारोबार में लगाया जाए जिससे वो इससे विमुख हो सके। ये बहुत आवश्यक है। हाँ, नहीं, बहुत बेहतर सुझाव आपने दिया और उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस दिशा में कुछ गंभीरता से सोचेगी तो आपके सुझावों पर जरूर अमल करेगी। सुनील सिंह साजन, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस सिंडिकेट के पीछे कौन सी ताकतें आपको लगती हैं जो कार्रवाई को रोकती हैं, या कार्रवाई हो भी गई दिखावे की, जो कार्रवाई हुई उसके फौरन बाद उन अधिकारियों को बहाल करके फिर से वापस अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है? देखिए ब्रजेश जी, इन सब सिंडिकेटों को जो संरक्षण मिलता है वो वही ताकतें हैं जो जहरीली शराब, अवैध शराब से अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं। और जो जैन साहब ने बात कही है अभी, ये क्योंकि ये सरकार की नीयत नहीं है, ये तो बाराबंकी में एक अधिकारी की नीयत थी कि उसने इस काम को शुरू किया। और ये सच है कि जो बहुत से ऐसे परिवार हैं, हमारे जिले में भी ऐसे अवैध शराब काम करने वाले परिवार हैं जो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, फिर आते हैं, फिर उसी में लग जाते हैं। तो जब तक इनको कोई रास्ता नहीं दिखाया जाएगा या इनको कोई किसी रोजगार में नहीं जोड़ा जाएगा, इनको किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा, तब तक शायद ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरीके से अवैध शराब माफियाओं के सामने घुटने टेक चुकी है, भाजपा के प्रवक्ता आकर के कितनी अच्छी बात कह लें, लेकिन आपके उस सवाल का जवाब इनके पास अभी भी नहीं है कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपका जिलाध्यक्ष, आपका डीएम पत्र लिख रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर कौन दोषी है? क्योंकि आपने लॉकडाउन में भी शराब बेच करके आपने कहा हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं। कच्ची शराब, जहरीली शराब में भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि सरकार की विल पावर नहीं है कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके। साफ नहीं होगी, नहीं, मुझे नहीं लगता योगी सरकार में पावर है कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। जो अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल में डाल दें। अरे अधिकारी थोड़े आपकी सरकार बनाए थे, सरकार तो वो बनाए थे जो मर रहे हैं, उनको आपकी चिंता नहीं है, अधिकारियों की चिंता है। अधिकारी अपनी भी जेब भर रहा है और सरकार की भी। धर्मवीर जी मौजूद। धर्मवीर जी, आप मुझे बताइए कि इन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से परहेज क्यों? उच्च पदस्थ अफसर जो इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा हैं, ऐसा इन पत्रों से प्रतीत होता है। जिस तरह से बचाया गया, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जहरीली शराब से मौतें नहीं हैं, बल्कि इन मौतों को के सिंडिकेट चलाने वालों को अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। इसकी प्रॉपर जांच हो, पता तो चले कि उन अधिकारियों के ऊपर कौन है। ब्रजेश जी, सरकार की नीति और नीयत में खोट है। जो माफिया शासन में बैठा हुआ है उच्च पदों पर, चाहे वो सचिवालय में बैठा हो, चाहे वो रेड्डी साहब हो, महागुरु साहब हो, ये जितने भी गुरु घंटाल हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे और जो ग्रास रूट पर का माफिया है, जो इनको अवैध धन देता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये इस पर कंट्रोल नहीं लगेगा। ये आम आदमी ऐसे ही मरते रहेंगे, ये हत्याएं होती रहेंगी और इस सरकार से आप कोई उम्मीद ना करें। एक दो लाइन में पढ़ूंगा।
हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ तो हर पत्ते पे उल्लू बैठा है। इस प्रदेश का हाल आज अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमको नसीहत दे रहे थे। उस खनन के व्यक्ति ने पाटीदार की शिकायत की थी कि मेरी जान को खतरा है, और वो मारा गया और पाटीदार आज तक फरार है। पंचम तल पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ मीडिया में ये शिकायत आई कि 25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैभव कृष्ण ने कहा कि यहाँ कप्तान बेचे जा रहे हैं, जिले बेचे जा रहे हैं, उस वैभव कृष्ण के खिलाफ ही कार्रवाई हुई। तो एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण हैं। ये कान में तेल डाल के सरकार सो रही है। प्रदेश चुनाव की तरफ जा चुका है। ये अपना बुरिया बिस्तर बांधें और मंदिरों में जाकर के गोरखपुर में घंटे बजाएं बाबा जी के। ओके, उमाशंकर पांडे, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कार्रवाई से परहेज क्यों और बड़े अफसरों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्या उनके भी ऊपर कोई लेयर है क्या संरक्षण की? ब्रजेश जी देखिए, बगैर सत्ता के संरक्षण के कोई भी अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता, खास करके जिससे सरकार की बदनामी हो रही हो। इतनी मौतें, हजारों के लगभग मौतें हो गई हैं पिछले 4 सालों में, कोई भी जनपद अछूता नहीं बचा। इसके बावजूद सरकार अगर संरक्षण दे रही है संजय भूस रेड्डी को या पी गुरु प्रसाद को, इसका मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर इन अधिकारियों को कलेक्शन के लिए वहां बिठाया गया है, नहीं तो पहले ही मौत पे बाहर कर दिया जाता। स्वयं अभी जो जैन साहब कह रहे थे, मैं उसी पर जवाब देना चाहूंगा। स्वयं सरकार ने कैबिनेट की बैठक की थी, नए आबकारी नीति बनाई थी, उन्होंने कहा था अब ऐसा कुछ होगा तो फांसी की सजा दी जाएगी। और जिस कमेटी की बात जैन साहब कर रहे हैं, जब नवंबर 2020 में लखनऊ में मौत हुई थी, तब यह बैठक हुई थी और तब आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाने की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि प्रत्येक जनपद में 15 दिन ये आबकारी विभाग और पुलिस की टीमें जांच करेंगी और ऐसे धंधों को तबाह करेंगी। जो दोषी पाए जाएंगे इसमें उनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब मुझे ओम प्रकाश जी बता दें, किसको फांसी की सजा दी आपने? किस डीएमएसपी के खिलाफ कार्रवाई की? संजय भूस रेड्डी और पी, ये इतने 3 साल से बने हुए हैं संजय भूस रेड्डी, क्या कार्रवाई कर दी आपने इनके खिलाफ? क्यों नहीं हटाया सैकड़ों मौतों के बाद? यानी कि संरक्षण सत्ता का है और कौन इससे इनकार कर सकता है कि बगैर सत्ता के संरक्षण के कोई गोरख धंधा हो सकता है क्या? कोई अवैध धंधा हो सकता है क्या? तो इस तरीके की बातें आप बिल्कुल मत करिए। और एक सजा अगर आप जिस दिन फांसी की देंगे ना तो गठजोड़ नहीं दिखाई देगा, और असली गठजोड़ तो डिबेट में ही दिखाई पड़ रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, उस भी गांव और गरीब के लोगों की, मजदूरों की। ब्रजेश जी, यहां बैठ करके चाहे साजन जी या धर्मवीर जी या जैन साहब ने सबने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो जैन साहब ने कहा कि कमेटी बना दो, जॉइंट एक्शन होगा, जब तक सरकार यह दृढ़ निश्चय नहीं करेगी, 2 बातें हैं, या तो मुख्यमंत्री लाचार है या इसमें लिप्त है, अन्यथा कोई अधिकारी भेज लीजिए। अगर एक पुलिस वाला कुछ कर भी लाएगा, एक अधिकारी कुछ कर लाए, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कितने डीएम सस्पेंड कर गए? आपको मैं बता दूं कि चाहे नोएडा, गाजियाबाद या जितने बड़े जिले हैं, हर जिले से रेवेन्यू कलेक्शन, वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं जो सरकारी कोटे का, बल्कि जो भ्रष्टाचार का रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका टेंडर दिया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? जो नोएडा का डीएम बनेगा, गाजियाबाद का डीएम बनेगा, उसकी फीस नहीं है क्या? आप बता दीजिए। काफी चौंकाने वाली बातें आप बता रहे हो ब्रजेश जी, मैं सच्चाई बता रहा हूं। लगभग अनजान हूं इन सब बातों से। ब्रजेश जी, हर अधिकारी का ये लालसा रहती है कि मुझे नोएडा मिल जाए, और नोएडा उसको मिलता है जो मुख्यमंत्री का करीबी होता है। बसपा की सरकार में भी यही होता था, सपा में भी यही होता है। इंपॉर्टेंट है नोएडा। इंजीनियर यादव का मामला जानते होंगे सर आप? हाँ, मैंने सुना, पढ़ा था। आप कोई मामला उठा लीजिए, नोएडा, गाजियाबाद भ्रष्टाचार के रेवेन्यू कलेक्टर का कलेक्शन का अड्डा है जो सारी सरकारें चलाती हैं। मौर्य जी, आप बताइए कि इस प्रकार का सिंडिकेट आपके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाता है? हाँ, बिल्कुल पहुंचाता है। सिंडिकेट देखिए, हम लोग फुटकर दुकानदार हैं, तो हम लोगों को, लेकिन अब ये यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, मेन कारण जो मौतें होती है, इसका पीछे का कारण हम लोग ने बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन कारण ये जो उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में शराब बहुत महंगी है,
और इसका कारण यही गरीब आदमी अवैध शराब अड्डों में जाके लेता है, ये कारण ये ज्यादा कह देना कि शराब सस्ती कर दो। शराब सस्ती होगी तो ये जो मौतें हो रही है महंगे के चक्कर में हम आपकी तो बहुत सुनी जाती है, कल चिट्ठी दो परसों कम हो जाएगी कीमत। लेकिन वो तो होती है सर, लेकिन इसका कारण ये, इसका कारण बहुत बड़ा ये भी है। इस पे भाई साहब, इस पे बात ध्यान देना चाहिए। जब सरकार जो है इतना महंगी शराब कर देगी तो गरीब आदमी अवैध अड्डों से लेता है। एसोसिएशन से संपर्क करें, इधर चिट्ठी दी उधर कार्रवाई निकलती नहीं, हम लोग अपने लिए कार्रवाई के लिए अपने अधिकारी को लिखते हैं, जो होता है। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गंभीर प्रकरण है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकरण पर गंभीरतम कार्रवाई करेगी और दोषी अफसरों के खिलाफ एग्जेम्पलरी एक्शन इस पूरे प्रकरण पर सुनिश्चित करेगी, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।